वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के सियासी और मुआशी मंजरनामे पर साथ के साथ अदालती मंजरनामे पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शहबाज राना साहब, आज खबर आई कि वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की तश्कील 9 कर दी है। हमने देखा कि चाहे मुश्तरका मफादात काउंसिल हो, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के हवाले से कमेटी, उसमें कभी एक वज़ीर को रखा जाता है, कभी हटा दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मैं सरबराही करूँगा, फिर सरबराही किसी कमेटी की जो है वो वज़ीर ख़जाना को दे दी जाती है। ये क्या कोई एतमाद का फुकदान है, फ़ैसला साजी का मसला है? दो ऐसे मिनिस्टर्स कैबिनेट में शायद उनको मुस्लिम लीग नून ओन नहीं करना चाह रही, मोहसिन नकवी साहब और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। एग्जैक्टली क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है या आपकी खबर क्या है, ये मसला क्या आ रहा है? इसका थोड़ा सा आज की स्टोरी कर दें कि आज कौन सी इन्होंने तश्कील 9 किया, क्या मेंबरशिप में चेंज किया आज? राना तनवीर हुसैन साहब को जो है वो ऐड किया गया है, एक मेंबर जो है उसका इजाफा कर दिया गया है, मेंबरान की तादाद जो है वो 6 से बढ़ के उनको 7 कर दिया गया है। ये हुआ है। नहीं, ये तो देखिए, जब मैंने पहली इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की स्टोरी की थी, तो अब मैंने अपनी स्टोरी में पॉइंट आउट किया था कि जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है उसको नहीं डाला गया और उसका होना चाहिए। ये तो ठीक किया इन्होंने। ये इंडस्ट्री मिनिस्टर के बगैर कैसे इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो है वो चल सकती है? तो दैट्स अ गुड डेवलपमेंट। इन्होंने जो गलती की थी उसको करेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। जो ओवरऑल इशू है उसमें अगर आप देखें तो वो जैसे उन्होंने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही पहले प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रख ली थी, वो वापस फिर औरंगजेब साहब को दी जब मैंने स्टोरी की। तो उसके अलावा अभी भी 2 ऐसी कमेटीज हैं जो ट्रेडिशनली फाइनेंस मिनिस्टर्स के पास थी, अब इनके पास नहीं है, जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है, वो अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर के पास नहीं है, वो इसहाक डार साहब के पास है। और एक कैबिनेट कमेटी ऑन इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजैक्शंस, ये जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वायदे होते हैं, अगर सऊदी अरब के साथ हमारा कोई वायदा डायरेक्ट होता है या उसके साथ होता है मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, उसकी जो सरबराही है वो भी फाइनेंस मिनिस्टर के पास नहीं है, वो भी इन्होंने वजीर दिफा को दे दी है। तो इससे लग ये रहा है कि कोई एक्सेप्टेबिलिटी के बड़े कोई संजीदा किस्म के जो मसाइल हैं वो है इस वक्त आपकी जो नून लीग के अंदर। मोहम्मद औरंगजेब साहब को मुझे तो लग रहा है वो बेचारे अब शायद पछता ना रहे हो कि मैंने अपनी नेशनैलिटी क्यों छोड़ दी, जो इन्होंने मेरा हाल कर दिया आते ही। ऊपर से उनसे वो 4 से 5 तनख्वाहों का वो जो तनख्वाहें तो नहीं, उनको एजाजिए जो है उसका भी फैसला करवा लिया। मैं उसमें एक चीज करेक्ट कर दूं, ऐसी कोई रवायत नहीं है कि आपने इस किस्म के एजाजिए है लाजमी देने हैं। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शन होती है, कभी कभार इस्तेमाल होती है। अब एक रिवाज बनाना जिन्होंने शुरू कर दिया है। ये जो फैसला था कि जी ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया, मैं सिर्फ राना एहसान साहब की खिदमत में अर्ज करूं, उस वक्त जब मुझे पता चला कि मारुल हक काकड़ साहब ने इस तरह का फैसला किया, 3 तनख्वाहें जो है वो एजाजिए में ग्रेड 21 से 22 के तमाम मुलाजिमीन को, अफसरान को देने का फैसला किया है, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में राब्ता किया वर्जन के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरा बताया गया कि वो स्टोरी कर रहे हो, आपसे वर्जन मांग रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे वर्जन जो उन्होंने कन्वे करवाया, खुद डायरेक्ट तो नहीं दिया निगरान वज़ीर आज़म ने, उन्होंने कहा जी कि हम 17 से 22 का खत्म कर रहे हैं और सिर्फ 1 से 16 का देंगे। तो ये हमारे प्यारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने ना सिर्फ वो जो 3 खत्म किए गए थे साबिक निगरान वज़ीर आज़म के, उनको रिवाइव किया, उसके ओवर एंड अबव एक और दे दिया अफसरान को, और जो ग्रेड 1 से 16 के 3 थे पहले, उसमें 2 और ऐड कर दिए। तो ऐसी कोई ट्रेडिशन नहीं है, ना कोई ऐसा मौका था। और अगर ये ट्रेडिशन की भी राना साहब बात करते हैं, तो ट्रेडिशन में तो ये भी था कि आप एयरफोर्स 1 के जहाज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं एयरफोर्स 1 के ऊपर। ट्रेडिशन में ये भी था कि वफाकी वुज़रा जो तनख्वाहें लेते हैं, उन बेचारों को क्यों तनख्वाहें काटी गई हैं, उनसे क्यों ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं? इस पर ट्रेडिशन कोई रवायत नहीं चल सकती। आप दिवालिया होने की तरफ जाते हैं, आप IMF के प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, वहां पर ट्रेडिशन की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात फिर क्या, इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने फेडरल मिनिस्टर्स की सैलरी काटी, उससे जो सेविंग हुई बकौल उनके, अगर हुई भी तो वैसे वो भी कर्जा ही था, तो वो आपने ब्यूरोक्रेट्स में बांट दी। ये तो कोई मुझे लॉजिक नजर नहीं आ रही। सही। शहबाज, मैं आपके पास वापस आता हूँ। एहसान अफजल साहब, ये बताइएगा कि 2022 में तो आप लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपका कामयाब हुआ और आप हुकूमत में आ गए। उस वक्त आपके पास गालिबन ये उज़र हो सकता था कि हम अभी आए हैं, हम ज़रा चीज़ों को देख रहे हैं, इस वजह से डिसीजंस जो हैं वो थोड़ा सा अब्रप्टली कुछ तब्दील भी हो रहे हैं। अब तो आप आम इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत कायम कर रहे हैं। वर यू नॉट प्रिपेयर्ड, या फिर अभी रिकनसाइल किया जा रहा है कुछ
दो वुज़रा की शमूलियत को, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब और मोहसिन नकवी साहब, कहीं पर ख़बर आती है कि पंजाब जो है वो उन अफसरान की खिदमात जो है वो वापस देने के लिए तैयार नहीं है, जो मोहसिन नकवी साहब बतौर सेक्रेटरी दाखिला लाने चाहते हैं, आईजी इस्लामाबाद के तौर पर लाना चाहते हैं। फिर ईसीएल की कमेटी जो है वो उनका महकमा बनता है, उसकी उसमें उस कमेटी में शामिल नहीं किया जाता। तो ये शहबाज राना भी कुछ चीज़ें, ये कमेटियाँ, ये चल क्या रहा है एग्जैक्टली? देखें, सबसे पहले तो राइटली सेड, जो ईसीसी की कमेटी होती है उसमें इंडस्ट्रीज, कॉमर्स और जो अहम फाइनेंस से या तिजारत से, ट्रेड से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती हैं वो हमेशा उनके परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो बिल्कुल इंडस्ट्रीज को मिस करना गलत था और अब उसकी करेक्शन की जा रही है। देखिए, बहरहाल आपने जो मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगजेब साहब की बात की, हर रोज मैं भी उन मीटिंग्स में होता हूँ। किसी किस्म का कोई ऐसा कोई तासुर, कोई इंदिया नहीं आता कि कोई वर्किंग रिलेशनशिप में कोई स्ट्रेन है या कोई प्रॉब्लम है। बड़ा स्मूथली काम हो रहा है, लेकिन ये मीडिया के ऊपर इसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। देखें, बिल्कुल अगर मोहसिन नकवी साहब एक स्पेसिफिक ऑफिसर चाहते हैं कि वो ज्वाइन करे इंटीरियर मिनिस्ट्री में, और वही ऑफिसर जो है वो पंजाब समझता है कि वहां उनको जो है वो जरूरत है, तो ये हो जाती हैं ऐसी चीजें। कोई इससे कोई पहाड़ नहीं टूट जाता। बहरहाल बहुत सारे और भी अच्छे ऑफिसर्स हैं जो अगर वो नहीं तो कोई और जो है वो उधर अपनी जो जगह है वो बना लेगा और वहां फिल इन जो है वो स्पेस हो जाएगी। देखिए, बात ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब के पास बहुत सारा ईसीसी को वो चेयर कर रहे हैं, जबकि ऑफिशियली तौर पे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो ईसीसी के चेयर होते हैं, लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब कर रहे हैं और ट्रेडिशनली यही होता रहा है कि एफएम करते रहे। तो उनके पास पूरी एक स्पेस है, और अगर वो किसी कमेटी के चेयर नहीं भी हैं तो वो उस कमेटी के मेंबर हैं। और जब आप एक कमेटी के अंदर मेंबर होते हैं तो आपकी उतनी ही से होती है, उतनी ही आवाज उठा सकते हैं जितनी आप चेयर पे उठा सकते हैं, क्योंकि चेयर भी फैसले इंडिपेंडेंटली नहीं करता। चेयर कंसेंसस के साथ फैसले करता है और सबसे पूछ के फैसले करता है। तो ऐसे नहीं होता कि अगर वो किसी कमेटी को चेयर नहीं कर रहे तो वो इररेलेवेंट हो गए और उनका कोई वजन नहीं होगा बात में। वो एज अ मेंबर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपनी बात जो है अगर उसका दम होगा तो सब उससे एग्री करेंगे। तो ये एक स्मूथ रिलेशनशिप है। कोई अभी कोई दरार या किसी किस्म का इस तरह का मुझे नहीं नजर आया। कम से कम मैं इसकी आपको तस्दीक कर सकता हूं कि थिंग्स आर स्मूथ। बहरहाल वो उनका जो तासुर कायम हो रहा है मीडिया में, ये सबको मालूम है, आपको भी मालूम है कि तासुर तो यही कायम हो रहा है कि कहीं ना कहीं मसाइल हैं और मसाइल भी बड़े गंभीर हैं और उनकी गंभीरता में इजाफा भी हो रहा है। हुमायूं मोमन साहब, कल चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी होने जा रहा है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गालिबन बाइकआउट करने जा रही है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी एंड व्हाई डू यू थिंक के इंतखाबात जो हैं उनको फ़िलहाल मुअत्तल हो जाना चाहिए, इसका प्रोसेस अभी जारी नहीं रहना चाहिए? देखिए, इस तरह है कि जो आपका आर्टिकल 60 है ना, वो आर्टिकल 60 आपको बताता है कि जब तक आपकी ये सेनेट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता तो उस वक्त तक आप इसके अंदर जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो इलेक्शंस है वो नहीं हो सकते। उसमें लिखा होता है, मतलब बेसिकली है जो 61 है, आफ्टर द सेनेट हैज बीन ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, अभी जब आपके तकरीबन 11 मेंबरान केपी के बीच में नहीं आए तो इट इज नॉट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। सही, ठीक है, सो दैट मीन्स के इसके इलेक्शंस अगर आप कराएंगे तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। ठीक है, तो उस लिहाज से आप इसके अभी ये इलेक्शंस नहीं करवा सकते। आप वैसे ही सेनेट बुलवाना चाहते हो आप बुलवा लो, लेकिन आप उसके अंदर ये इलेक्शंस नहीं करवा सकते हो। और इस वक्त सेनेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर चेयरमैन और उसका वो पहले दिन आप चेयरमैन और वो नहीं करते तो फिर उसको बुलाने की तुक नहीं बनती। अच्छा, ये बात हम लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमने रिट पिटीशन किए। उन्होंने कहा जी पिशावर हाई कोर्ट से आप कांटेक्ट कर लें, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी इससे मिलते जुलते कुछ चीज है। लेकिन हम लोग जो इस वक्त सेक्रेटरी जो सेनेट है, हम उनके पास गए थे और उनको भी हमने ये बताया और उन्होंने खुद बताया, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी इस चीज को पॉइंट आउट किया था टू दी लीगल अफेयर्स को।
अब लीगल अफेयर का कहना था कि ये तो फिर इंटरप्रिटेशन की डिफरेंसेस आ जाती है। तो दूसरे लफ्जों में जैसे ट्रेडिशनली ये लोग अभी इंटरप्रेट गलत कर रहे थे ट्रेडिशन को, ये इंटरप्रेट गलत कर रहे थे चीजों को, ये इसी लॉ को भी गलत इंटरप्रेट करते हुए करेंगे। और जैसे पहले पिछले साल में 2-3 मरतबा इन लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई थी, चाहे वो पिछले साल इन दोनों में हुई थी कि इन्होंने 2 असेंबलीज के इलेक्शंस विद इन 90 डेज नहीं कराए थे, चाहे वो नेशनल असेंबली है जिसके इन लोगों ने इलेक्शंस विद इन 90 डेज नहीं कराए, चाहे वो सीसीआई की मीटिंग थी जिसमें 2 प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, चाहे वो कुछ भी हो, इन लोगों ने जितनी आइन की धज्जियां उड़ाई है। दूसरे लफ्जों में आप ये समझ ले, पाकिस्तान में आइन नाम की चीज नहीं है। हाँ, एक डेकोरेशन पीस पड़ी है जो दूर पड़ी है, जिसको आप देखते हो कहते हो यार कितना खूबसूरत आइन है, लेकिन उसके ऊपर हम अमल नहीं कर रहे क्योंकि उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो हम करते हैं तो हमारा मतलब बीच में पूरा नहीं होता। तो ये हम लोगों ने इनको याद दहानी की है कि भाई मेरे, एक दफा फिर आप एक गलत काम करने जा रहे हो, ना करो। सही। सॉरी, बोलिए। जी हुमायूं साहब मेरे साथ रहिए, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से जारी रहेगा।